Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept winding up committee. Winding up कमेटी के रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्या क्या हैं ये प्रोविजंस? द वेरी फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी लिक्विडेटर. यानी कि जब ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के ऑर्डर को पास कर देती है तो उसके 3 हफ्तों के अंदर यानी कि विद इन 3 वीक्स जो कंपनी लिक्विडेटर है वो ट्रिब्यूनल के समक्ष एक एप्लीकेशन फाइल करता है जिसमें ये वाइंडिंग अप कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है. यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर के साथ साथ वाइंडिंग अप कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल. द सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्ट. क्या होता है वाइंडिंग अप कमिटी का? द मेन ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच कमिटी इज टू असिस्ट एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स बाय द कंपनी लिक्विडेटर इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शन. क्योंकि जो कंपनी लिक्विडेटर है दैट सिंगल पर्सन कैन नॉट कंट्रोल and cannot monitor the complete liquidation process of the company in या on alone basis. क्योंकि अकेले उसके बस में नहीं है कि वो कंप्लीटली कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग को फॉलो कर सके. तो इसी वजह से इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. और ये कमिटी क्या करती है? ये कमिटी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग में कंपनी लिक्विडेटर को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है जिससे कि कंपनी लिक्विडेटर अपने फंक्शंस को प्रॉपर वे में कैरी आउट कर सके. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का. ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करते हैं. द थर्ड वन इज द कंपोजिशन. अब इसका कंपोजिशन क्या होता है? कौन कौन से पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? तो जो वाइंडिंग अप कमिटी शैल कॉम्प्राइज ऑफ द फॉलोइंग पर्संस. यानी कि वाइंडिंग अप कमिटी में इन पर्टिकुलर पर्संस को इंक्लूड किया जाता है. ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच टू ट्रिब्यूनल. यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है जिसको ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, इसको वाइंडिंग अप कमिटी के साथ में अटैच कर दिया जाता है. दूसरा होता है नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. यानी कि कंपनी के जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनके एक पर्टिकुलर पर्सन या उनके एक पर्टिकुलर मेंबर को नॉमिनी के तौर पर वाइंडिंग अप कमिटी में ऐड कर दिया जाता है. और इसके साथ साथ देयर इज अ प्रोफेशनल विच इज नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल एक प्रोफेशनल पर्सन को इस वाइंडिंग कमिटी के मेंबर के तौर पर अपॉइंट करती है और इस तरह से वाइंडिंग अप कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल. लेकिन होता क्या है कि जो वाइंडिंग अप कमिटी है उसके रिगार्डिंग या उसके बेसिस पर जितनी भी मीटिंग्स फॉलो की जाती हैं उसको कन्वेन करने का जो राइट होता है वो कंपनी लिक्विडेटर के पास होता है. इट मीन्स दैट द कंपनी लिक्विडेटर शैल बी कन्वेनर ऑफ द मीटिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप कमिटी. ओके, तो ये तो बात होगी कंपोजिशन की. अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रोविजन की, दैट इज द स्कोप ऑफ फंक्शंस. क्या क्या फंक्शंस इनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं? तो द वाइंडिंग अप कमिटी शैल असिस्ट एंड मॉनिटर द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लिक्विडेशन फंक्शंस. यानी कि जब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग को असिस्ट करते करेगी और मॉनिटर करेगी ये वाइंडिंग अप कमिटी, तो इस प्रोसेस को फॉलो करते समय इसको कुछ पर्टिकुलर लिक्विडेशन फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है. क्या क्या है ये फंक्शंस? द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज टेकिंग ओवर असेट्स. यानी कि असेट्स को टेक ओवर करना है. तो इस टेक ओवर में कंपनी लिक्विडेटर को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. जो कमिटी होती है वो अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंपनी लिक्विडेटर को. दूसरा फंक्शन इसके द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. जितने भी कंपनी के अफेयर्स में या अफेयर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स क्रिएट किए गए हैं उन सारे स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना, ये इसका फंक्शन रहता है. तीसरा फंक्शन इसका रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कैश और एनी अदर असेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग बेनिफिट्स ड्राइव्ड देयर फ्रॉम. यानी कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी कैश बैलेंस है उसके पास या कोई भी अदर असेट्स है उनको रिकवर करना और उनसे जो भी बेनिफिट्स ड्राइव हो रहे हैं उनको भी रिकवर करना, ये भी फंक्शन
वाइंडिंग अप कमेटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज रिव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के जो भी रिपोर्ट्स हैं और अकाउंट्स हैं जिनको प्रॉपर ऑडिट किया गया है, इनको रिव्यू करना, ये भी इसका फंक्शन होता है। असेट्स को सेल करना, ये भी इनका फंक्शन रहता है। इसके साथ साथ फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि जो कंपनी लिक्विडेटर है उसको क्या करना होता है, ट्रिब्यूनल को कंपनी की क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट अवेलेबल करानी होती है। तो इसको फाइनलाइज करने में भी जो वाइंडिंग अप कमेटी है वो अपना एक प्रॉपर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्रोमाइज, अबंडनमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, यानी कि जितने भी क्लेम्स हैं उनके रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज करना। अबंडनमेंट मतलब अबंडन कर देना, उसको मना कर देना या उसको प्रॉपर्ली सेटल कर देना, ये भी फंक्शंस वाइंडिंग अप कमेटी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी टाइप के डिविडेंड को पे करना है कंपनी को, तो उस डिविडेंड को पे करने में एक इंपॉर्टेंट रोल इनके द्वारा प्ले किया जाता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज द एनी अदर फंक्शंस एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि ट्रिब्यूनल के द्वारा टाइम टू टाइम जो भी डायरेक्शंस दिए जाते हैं उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कहेगी ट्रिब्यूनल, उनको परफॉर्म करना, ये सब इनकी फंक्शनिंग में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उन पर्टिकुलर फंक्शंस की जो वाइंडिंग अप कमेटी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोविजन रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप कमेटी। दिस इज मंथली रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, यानी कि जो कंपनी लिक्विडेटर है, दिस पर्टिकुलर कंपनी लिक्विडेटर शैल प्लेस बिफोर द ट्रिब्यूनल अ रिपोर्ट along with minutes of the meeting of the committee on monthly basis. It shall be duly signed by the members present in the meeting. Such report shall be placed till the final report for dissolution of the company is submitted before the tribunal. यानी कि ये एक कंडीशन रहती है कि जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो क्या करेगा, मंथली बेसिस पर कंपनी कमिटी के साथ में मीटिंग्स को फॉलो करेगा और उसके मिनट्स को भी रिकॉर्ड करेगा, और ये मिनट्स उसको ट्रिब्यूनल के समक्ष प्लेस करने होते हैं। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर मीटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट रहे होते हैं हर किसी के प्रॉपर्ली साइन होने चाहिए, और ये रिपोर्ट तब तक चलती रहती है जब तक कि ट्रिब्यूनल कंपनी के डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग फाइनल ऑर्डर पास ना कर दे, तब तक इस मीटिंग को कंटिन्यू किया जाता है। अब होता क्या है कि जब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है तो इस फाइनल रिपोर्ट को कंपनी लिक्विडेटर प्रिपेयर करने के बाद कमेटी के समक्ष रिप्रेजेंट करता है, और जब कमेटी अपना अप्रूवल दे देती है तो अप्रूवल के बाद इसको फाइनली ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि ट्रिब्यूनल कंपनी के डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग अपने ऑर्डर को पास कर सके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द वाइंडिंग अप कमेटी। अच्छा, इसके साथ साथ जो ट्रिब्यूनल होती है वो एक एडवाइजरी कमेटी को भी अपॉइंट करती है। जैसा कि हमने जब प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप को डिस्कस किया था उसमें मैंने आपसे डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग कि वाइंडिंग अप कमेटी के साथ साथ जो ट्रिब्यूनल है वो एडवाइजरी कमेटी को भी अपॉइंट करती है। तो क्या प्रोविजंस होते हैं एडवाइजरी कमेटी के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द ट्रिब्यूनल में वाइल पासिंग एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी डायरेक्ट दैट देयर शैल बी एन एडवाइजरी कमेटी। द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एडवाइजरी कमेटी आर एज फॉलोज, यानी कि जब वाइंडिंग अप के ऑर्डर पास किए जाते हैं कंपनी के, तो उस केस में ट्रिब्यूनल के द्वारा एडवाइजरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के भी डायरेक्शन दिए जाते हैं। तो इस एडवाइजरी कमेटी के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं, लेट अस हैव अ लुक अराउंड दीज पर्टिकुलर प्रोविजंस। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज दैट अपॉइंटमेंट बाय द ट्रिब्यूनल। क्या मतलब है इसका, द ट्रिब्यूनल में अपॉइंट एन एडवाइजरी कमेटी to advise the company liquidator and to report to the tribunal on such matters as it may direct। यानी जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी लिक्विडेटर को एडवाइस देती है कि उसको एक एडवाइजरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग जो भी मैटर्स फॉलो किए जाते हैं या जैसे मैटर्स को कंप्लीट करने के लिए ट्रिब्यूनल की तरफ से डायरेक्शन दी जाती है तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट फाइनलाइज करना, ये काम होता है कंपनी लिक्विडेटर का। ठीक है, अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन के बेसिस पर होता है, लेकिन इसको फाइनलाइज कौन करता है, कंपनी लिक्विडेटर इसको फाइनलाइज करता है। अब बात आती है इसके कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में जो एडवाइजरी कमेटी है, दिस पर्टिकुलर एडवाइजरी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 12 मेंबर्स बीइंग क्रिएटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द कंपनी और सच अदर पर्संस इन सच प्रोपोर्शन एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट।
एडवाइजरी कमेटी में कुल मिला के 12 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। और इसमें क्या करते हैं हमें ना, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और उनको और जो उनके कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं इनको भी इंक्लूड किया जाता है, और भी कुछ अदर पर्सन्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन उनको उसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में इंक्लूड किया जाएगा जैसा कि ट्रिब्यूनल की तरफ से डायरेक्शन आते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एडवाइजरी कमेटी को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें 12 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर 12 मेंबर्स की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज टू डिटरमाइन द मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमेटी। क्या मतलब है इसका, जो कंपनी लिक्विडेटर है वो क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग को कन्वेन करेगा, वो भी वाइंडिंग अप के ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर। यानी कि जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी लिक्विडेटर को क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज को मीटिंग को कन्वेन करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ द मीटिंग shall be called in order to enable the tribunal to determine the person who may be members of the advisory committee। यानी कि जो ये मीटिंग फॉलो की जाती है उसमें ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाना जरूरी है। यानी कि एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स को इंक्लूड करने के बाद ही इस पर्टिकुलर मीटिंग को कन्वेन किया जाता है बाय द कंपनी लिक्विडेटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग राइट्स ऑफ द कमिटी। अब बात आती है कि जो एडवाइजरी कमेटी है इसके राइट्स क्या क्या हैं। तो जो एडवाइजरी कमेटी है, दिस एडवाइजरी कमेटी शैल हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी अंडर लिक्विडेशन एट अ रीजनेबल टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम में कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना, कंपनी की असेट्स और प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने का राइट इस पर्टिकुलर एडवाइजरी कमेटी के पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोविजन इज कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ द कमेटी। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग्स, द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस बाय द एडवाइजरी कमेटी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को कॉल किया जा सकता है, मीटिंग के रिगार्डिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, और जितने भी मैटर्स हैं जो बिजनेस के कंडक्ट के रिलेशन में फॉलो किए जाते हैं वो एडवाइजरी कमेटी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं जैसा कि ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, या फिर कंपनी लॉ में जो इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए इन पर्टिकुलर मैटर्स को एडवाइजरी कमेटी के द्वारा फोकस किया जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट प्रोविजन इज दैट चेयरमैन ऑफ द कमिटी, द मीटिंग ऑफ एडवाइजरी कमिटी शैल बी चेयर्ड बाय द कंपनी लिक्विडेटर। यानी कि कंपनी लिक्विडेटर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को चेयर करेगा, यानी कि वो मीटिंग में चेयरमैन का रोल प्ले करता है, चाहे वो वाइंडिंग अप कमेटी है या एडवाइजरी कमेटी है। हर कमेटी को कन्वेन करने का जो राइट होता है, ये जो पावर होती है वो कंपनी लिक्विडेटर के पास होती है। वही हर टाइप की मीटिंग के रिगार्डिंग चेयरपर्सन अवेलेबल रहता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडवाइजरी कमिटी as appointed by the tribunal. Thank you.